नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये पेपर जो है खास सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया हुआ है। जो जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने का प्रयास किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर से ज़रूर लगाइए। एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ जो है मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चंस भी हैं, नए क्वेश्चंस हैं। तो पेपर्स को अंत तक ज़रूर देखिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करना हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ मित्रता के वर्गीकरण के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये टॉपिक जो पहला टॉपिक ही है वो है परिवार, ठीक है, सिलेबस का हिस्सा है। अब परिवार क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। परिवार एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित किया गया है? तो उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। देखिए सारे जो है एक मित्र के गुण होते हैं, जब उसकी ज़रूरत हो तो वो ज़रूरत में काम आता है। उसके साथ जो है आप ढेरों सारे बातें करते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं दोस्तों के साथ, है ना। तो ये सारी जो है आनंद की मित्रता भी कहलाती है। अच्छाई, अच्छे अच्छे हमेशा मित्रों का साथ देना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ बनाए रखना चाहिए, है ना। लफंगे दोस्तों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। इसी गुण को जो है अरस्तु ने डिफाइन किया है मित्रता के वर्गीकरण के रूप में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वो कथन है लौंग व केसर जो है वो फूल से प्राप्त होते हैं। तो पहली बात तो लौंग और केसर फूल से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। केला, कद्दू, तरोई जो है सिर्फ जो फल होते हैं उनको खाया जाता है, ये भी बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, यही एकलौता क्वेश्चन होगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है। अगर ये पता होगा तो ये आंसर लगा लेंगे। तो देखिए फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, यही इसका सही जवाब है। और ये जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो है प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो जो है उसको ये क्वेश्चन का आंसर तो 101% पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो देखिए पौधे जो हैं वो जो है चीज़ें जो है वो भी खाते हैं जैसे हम खाते हैं, है ना। तो जड़ के द्वारा जो होता है, जड़ के द्वारा जो है मिट्टी से मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं तो वो जो है खाते हैं एक तरीके से। तो जड़ से पोषक तत्व का जो है यूज़ होता है, मिट्टी से खींचती है जड़ और नाइट्रोजन इस तरीके से। और गैसों का आदान प्रदान में होता है वो है पत्तियों के द्वारा। इसलिए कहा जाता है अगर घर में आपके गार्डन है तो उसमें पत्तियों में पानी का छिड़काव करते रहे, मतलब फ्लावर मतलब पानी जो है पत्तियों में डालेंगे तो पत्तियों से ऊपर की धूल जो है हट जाएगी और पेड़ जो है अच्छे तरीके से जो है फल फूल पाएंगे, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो यही इसका मूल जो है कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन ये है कि वायु में नहीं पाई जाती मतलब वायुमंडल में नहीं पाई जाती। नोबल गैस कौन सी होती हैं? तो देखिए नोबल गैस जो है टोटल 6 होती हैं। इन 6 गैसों को याद कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 6 गैसेस हैं। देखिए एक तो पहले जो है आर्गन है, एक तो पहले है हीलियम, हीलियम जो कि सबसे हल्की गैस है, ठीक है, सबसे हल्की गैस है, गुब्बारे में भरी जाती है, ये सबको पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है गोताखोर। जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं वो अपने साथ जो है हीलियम गैस प्लस ऑक्सीजन, इन दो गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज आप याद कर लीजिएगा। दूसरी जो गैस है इसमें नोबल गैस है वो है नियॉन। नियॉन गैस का यूज होता है ट्यूबलाइट में, ठीक है। तीसरी गैस है आर्गन। आर्गन गैस का यूज होता है जो बल्ब होते थे उनमें यूज होता है। उसके बाद होता है क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का यूज होता है ये होता है
फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। उसके बाद आता है जिनॉन, और जिनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि स्ट्रेंजर निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्ट्रेंजर गैस होती है, तो जिनॉन, याद रखिएगा जिनॉन, ठीक है। नेक्स्ट है रेडॉन, और रेडॉन ही है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव गैस, गैस बोल रहा हूं, तत्व तो नहीं है, ये एक गैस है। तो याद रखिएगा आंसर हो गया रेडॉन, आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे, अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहां पे बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं 2024 का एग्जाम अभी हुआ था जब सीटेट में, तो उसमें बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिले मिले हुए आए थे। इसलिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तैयार करके चलना चाहिए। इस तरीके से आप तैयार करते जाइए। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एनसीईआरटी का एक वीडियो दे दूंगा, मतलब उसमें करीब 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बिल्कुल छांट करके दूंगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसमें 100, 150, 200 तक भी हो सकते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो, चाहे यूपी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस, स्टेट के एसएससी के एग्जाम हो, है ना, तो इन सभी जो है एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन इसमें से सही देखना है। फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। तो यहां पे एक चीज तो याद रखना है कि फोलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, तो फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये फोलिक जो अम्ल होता है ये विटामिन 9 का स्रोत है, विटामिन 9 भी इसे कहते हैं, ठीक है। फोलिक अम्ल जो है विटामिन 9 से जो है प्राप्त होता है। ये कोशिका विकास में हमारी मदद करता है, कोशिकाओं के विकास में मदद करता है, नोट कर लीजिए। ये पानी में घुलनशील, बी और सी जो है विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो B9 है तो पानी में घुलनशील है। इसकी कमी से जो है, अगर किसी के शरीर में B9 तत्व की कमी, विटामिन की कमी हो जाए, फोलिक अम्ल की कमी हो जाए, तो उसे जो है खून की कमी भी हो जाती है, और खून की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे समझ गए होंगे। तो ये इतने पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। और तो यहां पे डीएनए का संश्लेषण जो है यहाँ पे सही है, तो पहली चीज यहाँ पे कथन ये सही है। दूसरा है सूर्य की रोशनी विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, तो बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन डी के जो है कैप्सूल्स भी लोग खाते हैं, लेकिन जो है वैसे आमतौर पे कहते हैं कि 2-4 साल 5 साल में जो है एक बार विटामिन डी के जो है कैप्सूल्स खा लेने चाहिए। हफ्ते में एक बार ये टैबलेट्स खाए जाते हैं, और 12 टैबलेट्स होते हैं हफ्ते में एक। और इनके खा लेने से कोई जो है, इनके खाने से क्या होता है, हड्डियां जिनकी बुजुर्गों की अक्सर देखा है 50 साल के जो होते हैं, मम्मी या पापा हो, या जिनके छोटी छोटी उंगलियां दर्द हो रही हैं, हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां दर्द हो रही हैं, तो ऐसे में विटामिन जो है डी का स्रोत होता है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। तो वो टैबलेट्स आप हफ्ते में एक बार किसी भी दिन खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थल, बिल्कुल भी नहीं। पर्वतीय, पर्वत, बिल्कुल नहीं। घास के मैदान, बिल्कुल नहीं। समुद्र, समुद्र का फैलाव जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि, देखिए आंसर इसका क्या है, नींबू का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, बिल्कुल नहीं। यहां पे जो आंसर है वो है सी है, नमकीन पानी का जो घनत्व होता है, देखिए जो सैलिनिटी होता है, जो नमकीन पानी होता है, उसके अधिक होने से पानी का घनत्व भी बढ़ जाता है। तो नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भी ड्रग जो है, कौन सी जो ड्रग जो है गिद्धों की समष्टि मतलब समाप्ति के लिए, गिद्ध आपने अक्सर देख रहे हैं कि आजकल गिद्ध नहीं, जो आज से 15 साल पहले गांव में चले जाइए या किसी जगह जब जाते थे, हम लोग ट्रैवल करते थे, तो गिद्धों की संख्या खूब दिखती थी, रोड में मिल जाते थे, है ना, कि कोई पशु मर गया हो तो तुरंत गिद्ध आ जाते थे, है ना। कौवे भी आजकल आप देखिए गायब हो गए हैं, है ना। पहले ये सब तो
जो है एक कॉमन सा था। तो गिद्धों की जो एक समाप्ति में जो है के लिए उत्तरदायी कौन सी है? ड्रग। यहाँ पे ड्रग का नाम बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम से क्वेश्चन। तो ये डिक्लोफेनिक जो है सोडियम है, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है, अब ये क्लोफिनेक जो है सोडियम, ये ड्रग गिद्धों में पहुंचा कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ये जो डिक्लोफेनिक जो है सोडियम होता है, ये दिया जाता है भैंस को, जानवरों को दिया जाता था, दुधारू भैंस को, भैंस या कह लीजिए या गाय को कह लीजिए। ठीक है, ये इनको दिया जाता था। ये आमतौर पे भैंस को जब बुखार आ जाता था या और भी जो दूध के लिए, है ना, दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए ये दिया जाता था। अब जब भैंस मर जाती थी, ये धीरे धीरे जो है इनको मतलब सूट नहीं करती थी ये। अब ये जब भैंस मर जाती थी तो इसे फेड़ गांव के किसी को साइड में जो है बाहर फेंक दिया जाता था, और गिद्ध इनको खाते थे। इनको खाने से इनकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होने लगी धीरे धीरे, और यही इसके जो है समाप्ति का मूल कारण बना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और इसका संबंध किससे है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध जो है ये है ओजोन क्षरण से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओजोन क्षरण से इसका संबंध है। ठीक है, और इसकी जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1987 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये बुलाने का एक ही मकसद था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि वो ओजोन क्षरण को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं वह CFC गैस, ऐसी गैसेस को जो है इसका प्रोडक्शन बंद करना या धीरे धीरे करके कम करना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इसका संबंध था। तो इसे जो है एक पर्यावरण संधि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है क्लोरोफ्लोरो CFC गैस। तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये CFC गैस आमतौर पे जो है AC में यूज़ की जाती थी पहले, अब तो R32 यूज़ की जाती है। पहले CFC गैस जो है उसमें क्या बोलते हैं AC में यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो जो AC में यूज़ कर दी जाती थी, इसके वजह से जो है ये गैस एक ओजोन क्षरण के लिए जो है जिम्मेदार मानी जाती थी, जिसका प्रोडक्शन अब बंद किया गया है। ठीक है, यही इसका जो है लक्ष्य था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षरण को रोकना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, अगर सदाबहार वन का नाम बताएं तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पश्चिमी घाट। उसके अलावा असम भी है, यहाँ आंसर लिखा हो सकता है कभी भी अंडमान एंड निकोबार। पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत आजकल बहुत पेपर बनाने वाले भी चालाक हो गए। ठीक है, तो असम और अंडमान में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सदाबहार वन क्या होते हैं? जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और सूर्य का इतनी चौड़ी होती है कि सूर्य का प्रकाश जो है, अगर एक जगह जंगल उगा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश जमीन को नहीं छू पाता है, क्योंकि ये पत्तियां उसको रोक देती हैं। ठीक, एक तो पॉइंट्स ये हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हरे भरे हैं, और कौन से हैं सदाबहार वन? तो बांस, बांस एक सदाबहार वन में आता है। महोगनी, महोगनी रबड़ का पेड़। ठीक है, रबड़ का पेड़। सब शीशम, शीशम का पेड़, ये सभी सदाबहार वन में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, EVS का एग्जाम हो और ये वाला क्वेश्चन ना हो तो ये कैसे हो सकता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था, और इसको लागू करने का मूल उद्देश्य था कि जो है जो जीव जंतुओं के संरक्षण के संबंध में इसको जो है किया गया था। ठीक है, गलत तरीके से जो है इनका शिकार ना किया जाए, गलत तरीके से पेड़ों को ना काटा जाए। जैसे कि जो है शीशम का पेड़ काटे डाल रहे हैं, है ना, जैसे पुष्पा जो है मूवी आई थी, आप देख रहे थे, तो गैर कानूनी काम को हो रहा था इसी से। और हाथी के दांत का जो है खूब जो है काटे जाते थे। वीरप्पन आमतौर पे इस पे जो है वो था, वीरप्पन मूवी बनी थी। तो ऐसे जो है जंगलों में बहुत सारे गैर कानूनी काम होते थे, इसको बचाने के लिए जो है
गैर कानूनी काम को रोकने के लिए जो है इस तरीके का अधिनियम को लागू किया गया था। 1972 में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का अगर सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। मतलब डिब्रूगढ़ जो है असम है, असम से तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और अगर हम बात करें ये कितने किलोमीटर का जो है ट्रैक लाइन होती है, तो ये तकरीबन 4200 किलोमीटर की तकरीबन ट्रैक लाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये असम से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ये कौन सी ट्रेन चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस इसको कहते हैं, विवेक एक्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस का, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वन अनुसंधान जो है ये संस्थान जो है देहरादून में है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? 2 क्वेश्चन है, नोट करते जाइए, नोट्स बनाइएगा। आज के तो पेपर आपके लिए बहुत खास है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन लगा भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनको याद ही नहीं होगा, जीएस उन्होंने पढ़ी नहीं, तो ये क्वेश्चन कहाँ से जान। तो इसलिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, और वन जो है प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो ये है भोपाल में, ठीक है। इन दोनों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण अध्ययन को, ईवीएस को, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स को जो है हम शुरुआतों में ही जो है क्यों शामिल कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? तो इसका देखिए, बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, या बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके। तो देखिए उत्तर देना, रटना, ये तो पॉइंट्स आपको तुरंत काट देना है। पर्यावरण की शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वो आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगे, तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था अवधारणाओं को समझने के लिए, मतलब एक तरीके से परिभाषाओं को समझने के लिए, है ना, नियमों को जानने के लिए। तो ये तो पॉइंट्स आपको तुरंत गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को उनकी अपनी जो है वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो डैश डैश और डैश डैश है, से रूबरू कराना है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब 2 से 3 बार रिपीटेड है क्वेश्चन सीटेट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है इसका आंसर देखिए क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है जो प्राकृतिक है और सामाजिक रूप से जो है रूबरू कराने के लिए इसका किया जाता है। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना टीचर को लाभ पहुंचाता है। तो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव का मतलब हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग हुआ है और हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग है, हर बच्चे की बनावट अलग है, हर बच्चे का मेंटल एबिलिटीज़ अलग है। इसी के आधार पे एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। मेरा इंटेलेक्चुअल हो या मेरा शारीरिक बनावट हो, जो आप लोग सुन रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी से मेरा अलग होगा। तो ये हमारा व्यक्तिगत जो है मतलब अलग अलग होता है। तो अब व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे टीचर को लाभ पहुँचाता है। अगर बच्चे की बात करें तो जो अनुभव महसूस करता है हर एक बच्चा, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, आप क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है 16वें का, देखिए, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो व्यक्तिगत अनुभव जो है, अगर टीचर जो है इस पर काम करता है, हर बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान देता है, हर बच्चे की चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, हर बच्चे की एबिलिटीज़ को समझने का प्रयास करता है, तो वो जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से सिखा पाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? तो अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल होता है? तो लर्निंग जो है
संज्ञानी और अथवा यह संज्ञानात्मक अधिगम जिसकी बात जो है पियाजे ने की थी, जिसके बच्चे के 4 चरण बताए थे, तो ये तो बिल्कुल शामिल होगा। भावनात्मक अधिगम अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम ये भी शामिल होगा। कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम ये भी शामिल होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अधिगम के प्रकारों में ऑप्शन डी शामिल है, चारों ही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? कौन सा कथन दे? देखिए, उद्देश्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान होते हैं और ये टैगवर्ड से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, टैगवर्ड से ही सॉल्व किए जा सकते हैं। और आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर टैगवर्ड पे ही आधारित होते हैं, इसके ऑप्शंस भी टैगवर्ड में ही मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन हो या मैथ का अध्ययन हो या चाहे हिंदी भाषा का हो, सबका किसी का भी ले लीजिए, बच्चों के आकलन के लिए शब्दावलियां और परिभाषाओं का बोझ डालना, मतलब बच्चों को परिभाषाएं याद कराना, शब्दावलियां याद कराना, व्याकरण का ज्ञान देना, ये यहाँ का इसका मूल उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी हैं, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये मूल लक्ष्य है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी है। बच्चों की खोज की क्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशल, मन में जो चल रहा है उसके कौशल को विकास में सहायता देता है। तो यहाँ पे सभी जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए गलत है और ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? तो वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत किन कारकों से प्रभावित होता है? तो देखिए, आंसर क्या है? सीखने की क्षमता, वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक, इन सभी से जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं जो है का सिद्धांत प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चों का आईक्यू अच्छा होता है, कुछ बच्चे जो है सामान्य बालक होते हैं, कुछ बच्चे विशेष बालक होते हैं। तो सबकी सीखने की क्षमता है। सीखने के स्तर पर हम बात करें तो वातावरणीय कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वातावरणीय कारक, जिस जगह मैं रहता हूं, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता हूं, उनसे भी मैं जीवन में भर कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। अब मैं अच्छे लोगों का साथ दूंगा तो अच्छी ही बातें मुझे मिलेंगी, मैं बुरे लोगों के बीच में उठे बैठूंगा तो वो मुझे बुरी बातें सिखाएंगे। तो वातावरणीय कारक भी होता है। मेरे साथ रहने वाला एक बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैंने उसको देखते देखते सीख लिया। या फिर जो है किसी के संपर्क में आ करके किसी के संपर्क में आया तो वातावरण के मैं आया, मैं किसी के, और उसने मुझे जीवन का एक सही मार्गदर्शन दिया और मैं जो है अच्छी कलाएं और अच्छा एजुकेशन, अच्छा सब कुछ जो भी काम था मेरा वो सीख गया। ठीक है, जन्मजात कारक मतलब हेरिडिटी तो है ही इंपॉर्टेंट भाई, माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो भी है। तो हमने तो पहले भी बताया कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का परस्पर रोल होता है, इसके बिना एक बच्चे का डेवलपमेंट संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति जो है प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सबसे प्रभावी हो सकता है? ये क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। देखिए इसका आंसर क्या है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बना करके जो है सबसे प्रभावशाली तरीका है, या फिर शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना, किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह योजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या फिर किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत कर देते हैं, इसको गलत कर देते, इसको गलत कर देते। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, समझाने जैसा कुछ नहीं है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब बारे में जो है समूह परियोजनाओं के माध्यम से कार्य करने के लिए कहना, ताकि सारी चीज़ों को जो है कॉन्सेप्ट के रूप में, परियोजनाओं के रूप में समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे चलिए
जंगली गधों का जो है अभयारण्य कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जंगली गधे जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए आंसर है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। तो कोयला आधारित तापीय बिजली घर जो होता है, थर्मल पावर प्लांट जिसे कहते हैं, जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तापीय बिजली घर में जो बिजली का उत्पादन होता है वो कोयला आधारित होते हैं, उसमें कोयले का यूज़ किया जाता है, कोयले को जलाया जाता है। और जिस क्षेत्र में ये तापीय बिजली घर होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे आमतौर पे जो है अम्ल एसिड रेन, अम्ल वर्षा होना एक सामान्य जो है होता है। जब बारिश होती है तो पहली बारिश, दूसरी बारिश, तीसरी बारिश जो है 2-3 बार जब होते हैं तो एसिड रेन होती है। तो ऐसे पानी में नहा लेते हैं तो जो है हाथ में जलन होने लगती है, क्योंकि इसमें जो है कुछ गैसों की मात्रा पाई जाती है। और वो गैस कौन है वो याद रखने वाली ज़रूरत है, क्योंकि अम्ल वर्षा में जो मुख्यतः गैस पाई जाती है वह सल्फर डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं NO2। ये कारखानों से निकलने वाली गैस है। ये बिजली घर मतलब कोयला आधारित तापीय बिजली घर से निकलने वाली गैस है, जहाँ कोयला जलाया जाता है वहाँ से निकलती गैस है। ज्वालामुखी जब फटता है तब जो है ये गैसेस भी निकलती हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सही है। कोयला के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि अम्ल वर्षा इसके कारण नहीं। अगर कोयला के जलने पर यहाँ पे बोलता कि SO2 और NO2 जो है का उत्पादन होता है तो ये हो जाता आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको सॉल्व करिए कौन सा गलत है। तो देखिए बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, पिन वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि होता क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रयोगशाला विधि क्या होता है इसका देखते हैं। तो बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, या फिर छात्र व्यावहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, या फिर बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो 24 का आंसर क्या है? तो देखिए आंसर है ऑप्शन सी। प्रयोगशाला विधि में जो है इसमें क्या होता है, समस्या का समाधान बच्चा स्वयं ढूंढने का प्रयास करता है, खुद ही प्रैक्टिकल। प्रयोगशाला का मतलब होता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्यों होता है? ताकि बच्चा स्वयं समस्या का समाधान ढूंढे, है ना। और उस समस्या का समाधान का निरीक्षण कौन करता है? तो टीचर उसका निरीक्षण करता है। और कहीं फंस रहा होता है निरीक्षण के दौरान, कोई गलतियां होती तो बच्चा जो टीचर उसका निदान भी करता है। ठीक है, इससे प्रयोगशाला विधि से क्या फायदा होता है कि बच्चे का जो है स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपने कोई काम प्रैक्टिकल किया है तो वो आपके साथ लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है। ठीक है, और ऐसे सरसरी निगाह से चीज़ें जो है भूल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्थायी ज्ञान के लिए ये काम होता है। बच्चे में तर्क क्षमता का विकास होता है, सहयोग की भावना भी विकसित होती है। प्रयोगशाला में भाई एक कोई प्रैक्टिकल करता है तो एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग भी होंगे वहाँ पे। अगर हम बात करें बहुत बड़े लेवल में बात करें तो सहयोग की भावना भी होती है, व्यवसायिक और जीवनोपयोगी ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें बालक जो है नियम, तथ्य, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, मतलब खुद ही करके सीखने का जो है प्रयास करता है ना। यहाँ पे जो है, और जब स्वयं से करेगा तो स्थायी ज्ञान की प्राप्त होगी, स्थायी ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का क्या कारण होता है?
तो विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, तो तुरंत रटने पर यह बात कर रहा है। चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का मूल कारण क्या है? बच्चों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। तो देखिए, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, पर ये देखिए बी और सी आंसर तो सही है। अगर ये गलत होते तो ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे दोनों ही सही हैं, मतलब तीनों ही सही होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूँगा। ठीक, तो आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, याद कराना, ये इसका मूल जो है लक्ष्य होगा एनसीईआरटी में। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक, चलिए, पर्यावरण अध्ययन में सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तथ्य हैं। सक्रिय, एक्टिव लर्निंग क्या होती है? तो एक्टिव लर्निंग के अनिवार्य तत्व हैं प्रयोगशीलता, जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना। ये सभी एक्टिव लर्निंग के जो है पार्ट्स हैं सभी। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए, अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है। अभिकथन दिया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, कारण है कि हाथी जो है 14 से 15 वर्ष बाद झुंड जो है छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, हथनियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और बच्चे रहते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं ये 14 से 15 साल के बाद जो है झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। तो इसमें हथनियों के झुंड में बुजुर्ग हाथी ही होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन और अभिकथन सही है, का अभिकथन और कारण सही है, और ये व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सही है, व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, मृदा प्रदूषण के संबंध में है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। उर्वरक और कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो पहले ही बता दिया है कि क्यों खतरनाक होता है। तो भैया देखो, उर्वरक और कीटनाशक जो है वो भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो आमतौर पे आप देखते हैं हम लोग जो सब्जियां लाते हैं उसमें कितना जो है पेस्टिसाइड मिला रहता है, और कोई ना कोई हम लोगों को एक सामान्य समस्याएं होती है जो आमतौर पे देखा जाता है। खांसी आना, खराश हो जाना, जुखाम बात बात पे हो जाना, आँखों की रोशनी का कम हो जाना। उसके बाद अगर हम वैसे जेनेटिक समस्याओं को देखें कि मुझे लगता है जेनेटिकली प्रॉब्लम होने लग गई हैं अब, जो आने वाले समय में और जो है गंभीर हो जाएगी, तो वो है कमर दर्द का होना, सर्वाइकल पेन हो जाना, बिना बात के आजकल यही सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसका कारण है, उर्वरक और अत्यधिक कीटनाशक का यूज़ करने के कारण। तो ये तो यहाँ सही है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है इसकी वजह, क्योंकि भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर देता है। यहाँ पे ये दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जो पानी में जो जल में घुले होने वाले प्रदूषण हैं उनके नाम है, वो है आर्सेनिक, फ्लोराइड, पानी में फ्लोराइड भी मिला रहता है, आर्सेनिक भी मिला रहता है, और यूरेनियम। जहाँ पे जो है यूरेनियम पाया जाता है ना, वहाँ पे जो है आपको मिल जाता है ये सब। यूरेनियम जो है पृथ्वी की जो है क्रस्ट में सबसे मतलब नीचे हिस्से में पाया जाता है, तो यह भी पाया जाता है। बाकी सार्बिटॉल और फार्मेल्डिहाइड जो है ये नहीं है। तो ए, सी और ये है। ठीक है, 1, 3 और 5 यहाँ पे है। ठीक, आर्सेनिक और फ्लोराइड ये एक सामान्यता आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है, हम कानपुर में रहते हैं, तो हमसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो है कुछ जगह का नाम बताया गया था जिसका आंसर था उन्नाव। तो उन्नाव में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा जो है पानी में बहुत पाई जाती है। शायद उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन का हिस्सा था। उस समय होगा कि कोई सर्वे निकला होगा जहाँ पे उन्नाव टेस्ट हुए होंगे, जहाँ पे उन्नाव के तो ये चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे 1, 3, 5, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है, देखिए,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कब उतरे थे? 1969 में। नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है। और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी भारत में। जब हम इसरो अंतरिक्ष जो है संस्था खोल रहे थे, तब जो है अमेरिका जो है चांद पे कदम रखवा चुका था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसका नाम था पहली चीज़। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही हो जाता है। दूसरी चीज़, कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला महिला थी, बिल्कुल भी नहीं। और 2007 में तो बिल्कुल भी नहीं थी। कल्पना चावला की मृत्यु ही 2003 में हुई थी, जब वो अंतरिक्ष से अपने जो है पृथ्वी पर लौट रही थी। तो जब अपने पृथ्वी पर लौटते हुए इनका जिस जो है यान में थी वो फट जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ए सही होता है, लेकिन बी जो है यहाँ पे गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी आधारित भी थे और पेडागोजी तो को था ही, खैर। तो ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करते हुए आपको चलना पड़ेगा। सीटेट में एग्ज़ाम में अगर आप बैठना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को तैयार किए बिना आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। 20 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।